हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा वाला अगेन। हमें बहुत सारे एमएसएमई क्लाइंट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं कि जो पीएसयू बैंक्स हैं उनसे एमएसएमई लोन लेना बहुत मुश्किल होता है या कि बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आज हमने अपने इंटरव्यू पैनल पर जो गवर्नमेंट बैंकर हैं उनको इनवाइट किया है और उनसे हम जानेंगे कि ये इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पीएसबी बैंकर के साथ में, जो हमें बताएंगे कि क्या सच में पीएसबी बैंक से लोन लेना इतना टफ है। धन्यवाद मैम, मुझे मुद्रा वाला के इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी ग्राहकों और कस्टमर्स को बता देना चाहता हूं कि आज की डेट में किसी भी सरकारी बैंक और बैंकिंग संस्था से किसी भी तरह का लोन लेना बिल्कुल भी कठिन नहीं रह गया है। सभी सरकारी बैंकों ने अपनी लैंडिंग प्रोसेस को बहुत इजी, स्मूथ और कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए इन तरह के रिफॉर्म्स अपनी बैंकिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किए हैं, लाइक रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई। इनकी लैंडिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए अलग अलग बैक ऑफिसेस, प्रोसेसिंग ऑफिसेस बना दिए गए हैं। तो सर आप क्या बता सकते हैं वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो बैंक्स ने किए हैं रिटेल और एमएसएमईज के लिए? मैम, अगर मैं बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल की रियलिटीज आपके साथ शेयर करूं, आज से लास्ट डिकेड की बैंकिंग और आज की बैंकिंग जिसमें जमीन आसमान के अंतर आ चुके हैं। 10 साल पहले किसी भी तरह का लोन लेने के लिए एक ब्रांच मेन फोकस पॉइंट होता था, जहाँ पे रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई एक ही लोनिंग ऑफिसर्स होते थे, उनको ये लोन सैंक्शन करना होता था। लेकिन आज की डेट में अगर आपको रिटेल लोन चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए अलग बैक ऑफिसेज हैं, एमएसएमई की लोन प्रोसेसिंग के लिए अलग बैक ऑफिसेज हैं, जहाँ पे स्पेशलिस्ट, उस सेगमेंट के स्पेशलिस्ट ऑफिसर जी उस लोन की प्रोसेसिंग को करते हैं। तो सर इस रिफॉर्म से हमारे कस्टमर्स को क्या फायदा होगा? मैम देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, परिवर्तन इन संसार का नियम है जी। कोई भी रिफॉर्म अगर लाया गया तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। इस पर्टिकुलर रिफॉर्म का मेन उद्देश्य है, जिसको बैंकिंग की भाषा में किसी भी लोन प्रपोजल को एप्लीकेशन सबमिट करने से सैंक्शनिंग तक टर्न अराउंड टाइम को बहुत कम करना। और इस रिफॉर्म से जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑफिसर स्पेशलाइज्ड सेगमेंट के लोन सैंक्शन करते हैं, जो गलती होने की संभावनाएं हैं, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, बहुत कम हो जाती है। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एमएसएमईज के लिए हैं अभी? मैम, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं और जिसका नॉमेनक्लेचर भी सभी बैंकों में एक है, जैसे कि मुद्रा स्कीम, सीजीटी एसएमई स्कीम और स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके अलावा एक्टिविटी स्पेसिफिक बहुत सारी स्कीम्स हर बैंकों में अलग अलग नाम से संचालित की जा रही है। सर अगर कोई ट्रेडर है या कोई छोटा बिजनेस कर रहा है तो और उसको एमएसएमई के अंडर कोई लोन लेना है, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी स्कीम के अंडर वो लोन मिलेगा? जिस तरह से मैंने बताया ना कि भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी योजनाओं को प्रमोट करती है, जैसे कि आपने बोला छोटे सूक्ष्म स्तर के जो हमारे ट्रेडर्स हैं, मुद्रा स्कीम है जिसमें 10 लाख तक के लोन किसी भी एक्टिविटी के लिए लिए जा सकते हैं। मुद्रा योजना, जिसे मोदी जी की योजना कहते हैं, किसी भी कस्टमर को, कोई भी ग्राहक जो किसी तरह का बिजनेस करना चाहता है, उसे बेहिचक बैंक शाखा में जाके ब्रांच मैनेजर से या लोन इंचार्ज से बात करनी चाहिए। जी। अगर कोई कस्टमर, कोई ग्राहक 10 लाख से ज्यादा का लोन लेना चाहता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एक्टिविटी स्पेसिफिक बहुत सारे लोन, बहुत सारी विभिन्न स्कीमें विभिन्न बैंकों में संचालित की जाती हैं। सबसे अच्छी चीज जो आपने करना है कि अपने लैंडर का चुनाव करना, कि किस बैंक को आपने अप्रोच करना है। तो सर फिर बैंकर का चुनाव कैसे करें? मैम, बैंकिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। बैंकिंग संबंधों पे चलती है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि किसी भी एमएसएमई लोन को सैंक्शन कराने के लिए बैंकर का चुनाव या बैंक का चुनाव कैसे किया जाए। सबसे इजी प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा ना, एक्टिविटी स्पेसिफिक बहुत सारी स्कीम्स सभी बैंकों द्वारा प्रमोट की जा रही हैं। अगर आप किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट कस्टमर हैं, आप किसी भी तरह से किसी बैंक से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका राइट है और एक बैंकर का भी राइट है कि अगर आप बैंक को अप्रोच करते हैं किसी भी तरह के लोन के लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझे और आपकी रिक्वायरमेंट को बैंक की विभिन्न योजनाओं में
किस योजना में आपकी रिक्वायरमेंट फिट बैठती है, उसे क्लासिफाई करके आपकी लोन एप्लीकेशन सबमिट कराएं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि लोन लेना इतना इजी हो चुका है और इतने रिफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों का ये मानना है कि गवर्नमेंट बैंक में अभी भी लोन लेने में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें क्या मेन इश्यूज क्या रहते हैं? मैम, जब भी किसी बैंक ब्रांच में कोई भी लोन एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, कुछ स्पेसिफिक बैंक पॉलिसीज होती हैं जिसके बेसिस पे हमें उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है क्रेडिबिलिटी या सिविल स्कोर। अब सिविल स्कोर सभी बैंक, हर सरकारी बैंक में अपनी अपनी एक निर्धारित स्कोर की एक निर्धारित सीमा होती है कि इससे नीचे अगर स्कोर होगा तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। जी, तो सिविल के अलावा भी और दूसरे भी कोई पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स, जिनको हम पता कर सकते हैं? मैम, जैसा ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी कस्टमर को बैंक फाइनेंस करना, फाइनेंसिंग का मतलब है कि उसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, तो ये बेसिक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है किसी बैंकर की कि किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी कस्टमर को अगर फाइनेंस किया जा रहा है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फाइनेंस किया जाए, और जो फाइनेंस किया जा रहा है उसका बेनिफिट एंड पॉइंट तक पहुंचे। जब हमारे पास लोन एप्लीकेशन आती है तो हमारा एक सीधा साधा सा एक फंडा होता है कि जिस भी एक्टिविटी को या जिस भी क्रिया को हम फाइनेंस कर रहे हैं उसमें से किस तरह की इनकम जनरेट होगी जिससे कि कस्टमर अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर सके। और साथ ही साथ एक हमारा बेसिक चीज जो हम चेक करते हैं कि क्या उस एक्टिविटी के लिए कस्टमर के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर आपने किसी सिलाई मशीन या किसी दर्जी को फाइनेंस करना है जो कि मुद्रा योजना के अंतर्गत सैंक्शन किया जा सकता है, तो क्या उस दर्जी के पास, उस कस्टमर के पास उस एक्टिविटी के लिए मशीनें रखने के लिए क्या स्पेसिफिक अपने घर पर या किराए की दुकान पर स्पेसिफिक स्पेस है या नहीं है। तो सर, जैसे ये छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो इनकी जो लोन प्रोसेसिंग होती है, क्या इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, या होती है तो कितना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? मैम, जिस तरह से मैंने बताया या आप बता रहे हैं कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, वेजिटेबल्स सब्जी बेचने वाले हैं, इनको किसी तरह की अगर हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है तो कोई भी बैंक या कोई भी बैंकर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पर लोन सैंक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बैंक या बैंकर की सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि हर महीने जो इंस्टॉलमेंट है वो पर्टिकुलर कस्टमर, वेंडर, हॉकर उसको देता रहे। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है बैंक की और बैंकर्स की कि बैंक जो है वो इतने निम्न वर्ग के लोगों के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रही है, और जो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो इसी बात की सफलता की पुष्टि करती है। सर, अब हम मीडियम वेंडर्स के ऊपर आते हैं, जो व्यापारी या जो ट्रेडर्स हैं जिनको 1 से 10 करोड़ का लोन चाहिए, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, और क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगता है या कि कुछ इसके अलग रिक्वायरमेंट्स, और सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें? मैम, जैसा आपने बोला कि लोन अमाउंट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक वेरी कर रहा है, तो इस केस में डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन इसमें इन्वॉल्व है। अब किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी एमएसएमई ट्रेडर्स को या किसी भी एक्टिविस्ट को लोन देने के लिए उसके फाइनेंशियल्स, उसके पर्सनल फाइनेंशियल्स और बिजनेस फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस बिजनेसमैन का उस पर्टिकुलर बिजनेस में, लाइन ऑफ एक्टिविटी में कितने साल का एक्सपीरियंस है वो मायने रखता है, और उसका फ्यूचर विजन क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है कि वो अपने बिजनेस को किस लेवल तक आगे ले जाना चाहता है। मैं इस चीज को छोटे से एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि एक बिजनेसमैन है, उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, और उसके जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो फ्यूचर विजन है वो अपने किसी बिजनेस को किसी अगले लेवल तक ले जाना चाहता है। सब कुछ उसके पास है, लेकिन बीच में फिर एक बात आती है कि सिविक अथॉरिटीज के कुछ क्लियरेंसेस होते हैं, जैसे फायर एनओसी हो गई, इस तरह के बहुत सारे क्लियरेंसेस होते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है और हमने बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, लेकिन इन क्लियरेंसेस के बिना लोन डिसबर्स नहीं हुआ, तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट मार्केट में ये जाता है कि बैंक से लोन सैंक्शन नहीं हुआ और डिसबर्स नहीं हुआ।
जबकि बैंक ने वो लोन सैंक्शन कर दिया था। कस्टमर के पार्ट पे कुछ कमी थी, लेकिन उसका ब्लेम भी बैंक और बैंकर्स को झेलना पड़ा। बिल्कुल सर। तो सर एक और मिथ है हमारे दर्शकों के बीच में कि बिना कोलेट्रल के लोन नहीं होता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोलेट्रल जरूरी है किसी भी लोन के लिए, एमएसएमई के लोन के लिए? मैम, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लेरिफाई या और बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं, दिस इज नॉट ऑल अबाउट कोलेट्रल। जी। दो तरह की सिक्योरिटीज, दो तरह के टर्म यूज होते हैं फाइनेंसिंग में, एक प्राइमरी सिक्योरिटी और एक कोलेट्रल सिक्योरिटी। सपोज आपने किसी एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन किया है, आपने लोन दिया है वहां पे एसेट्स क्रिएट करने के लिए, तो वो जो एसेट्स क्रिएट हुई वो प्राइमरी सिक्योरिटी में कवर अप होंगी। और जो उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी होती है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी में आती है। लेकिन ये एक मिथ ही कहूंगा मैं कि कोलेट्रल सिक्योरिटी के बिना लोन सैंक्शन नहीं होता, क्योंकि आजकल बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने बहुत सारी योजनाएं हैं जो विदाउट कोलेट्रल बिजनेसमैन को प्रमोट करती हैं, बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं। सर, तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि विदाउट कोलेट्रल बिजनेसमैन को प्रमोट की जाती हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपकी महिला ग्राहक होती हैं, गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले स्टैंड अप इंडिया एक लोन स्टार्ट किया था, जो कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक जिसकी सीमा थी। और ये लोन स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SC/ST जाति से बिलोंग करने वाले लोगों को दिया जाना अनिवार्य था। तो इसमें भी सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिना कोलेट्रल 1 लाख तक के, 1 करोड़ तक के लोनों को सैंक्शन किया। तो सर, क्या ये स्कीम अभी भी अवेलेबल है बैंक्स में? बिल्कुल मैम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम आज भी उसी पेस के साथ अग्रसरित है और इसमें बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SC/ST जाति के जो लोग हैं लाभान्वित हुए हैं। और दूसरा जो CGTSE स्कीम है, जिसमें पहले विदाउट कोलेट्रल 1 करोड़ तक के लोन सैंक्शन किए जा सकते थे, रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने इसकी सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। 2 करोड़ तक के लोन बिना कोलेट्रल के सैंक्शन किए जा सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को या बिजनेसमैन को या ग्राहक को कुछ स्पेसिफिक लोन अमाउंट के तहत कुछ फीस भारत सरकार को रेमिट करनी पड़ती है। और दूसरी चीज जो आपका क्वेश्चन था कि कोलेट्रल के बिना लोन हो सकते हैं, अब 2 करोड़ से ऊपर जब बात आती है तो उसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन उसमें भी एक्टिविटी स्पेसिफिक, स्कीम स्पेसिफिक और हायरार्की स्पेसिफिक बहुत सारे कंसेशन अवेलेबल है, जो कस्टमर के पास ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी इंटीग्रिटी के बेस पे विभिन्न बैंकिंग अथॉरिटियों द्वारा कंसेशन सैंक्शन किए जाते हैं। सर, मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने यहाँ आकर अपना कीमती समय देकर हमारे दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी और बताया कि एमएसएमई लोन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि आज लोग सोचते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे चैनल पे आपको आने के लिए, आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ आपको आज एमएसएमई लोन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि एमएसएमई लोन कराना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आपको बताया गया है। और अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं अपने लोन से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर mudrawala.com www.mudrawala.com पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।